हेलो दोस्तों, मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसी सोनू पर। दोस्तों, आज एक बार फिर हम रेलवे एनटीपीसी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं और उनका पैटर्न किस प्रकार का होता है। इसलिए देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग से। एक विशेष कोडिंग भाषा में जिंगर इज ए रूट को 4 1 2 3 लिखा जाता है। ए रूट हैज ए रूट को ए ट्री हैज ए रूट को 7 5 4 2 2 लिखा जाता है और ए ट्री इज ग्रीन को 3 8 5 लिखा जाता है। तो कौन से अंक द्वारा रूट लिखा जाता है? दोस्तों, हम देखते हैं कि रूट यहाँ है और यहाँ है, तो मतलब इन दोनों में से कोई अंक जो कॉमन है वो होगा। तो हम यह देखें तो यहाँ एक तो 4 और 4 कॉमन है और 2 और 2, यहाँ 2 अंक कॉमन है। इसलिए हम इन दोनों में से या तो 4 सही होगा या 2 सही होगा। लेकिन हम यह देखते हैं कि 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, तो इसमें जो 2 बार आ रहा है ए और ए, उसके लिए 2 अंक होगा, यानी कि ए के लिए 2 और बचा 4, तो 4 और 4 रूट के लिए 4 आएगा। इसलिए इसका उत्तर रूट 4 4 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर डी भूगर्भ शास्त्र सही हो जाएगा। जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खालिस्तान के निकट स्थित है। दोस्तों, इसका उत्तर डी अम्बाला शहर सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो हम कर सकते हैं कि इतना भी पता है कि कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर स्थित है। तो हम देखते हैं कि जो रावलपिंडी है वो हरियाणा में नहीं है, मेरठ नहीं है, नई दिल्ली तो हो नहीं सकता, इसलिए अम्बाला ऑटोमेटिकली इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 1 3 5 ये इनकी डेटा रेंज ज्ञात कीजिए। तो डेटा रेंज क्या होती है? सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर डेटा रेंज होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा 7 है, तो 7 और सबसे छोटा 1, इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो 7 - 1 6। तो 6 कौन से ऑप्शन में है? डी में, तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 पूछा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से द साइंटिफिक इंडियन एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, द इन्विजनिंग एंड एम्पावर नेशन ये भी उन्होंने लिखी है, और इग्नाइटेड माइंड्स ये भी उन्होंने लिखी है। माई कंट्री माई लाइफ ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए इससे उत्तर सी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार ये पुरस्कार खालिस्तान में दिया जाता है। तो दोस्तों, जो गांधी शांति पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर सी सही होगा, व्यक्ति और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का क्यों दिखाई देने लगता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। जब किसी हरे कपड़े को हम लाल रोशनी के अंदर रखते हैं तो कपड़ा लाल रंग के तरंगायम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण दोनों को मिक्सचर होकर वो काले रंग का दिखाई देता है। तो इससे उत्तर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर ए सही होगा, 6 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीम में, तो इसका उत्तर 6। अगला, निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो इसका उत्तर देखें तो हम कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक इसको हम क्रॉस मेथड से करके देखते हैं, तो ये गैसें हैं। तो दोस्तों, ये अब गैसें हैं नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ये सभी धातु भी नहीं है, आपको पता है कार्बन इकाई धातु है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए बचाइए। ये तो है नहीं, तो ये गैर धातु है, इसलिए ये इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रम से 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे, और उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% का लाभ होता है और गेहूं पर 20% का लाभ होता है। तो कुल बिक्री मूल्य कितना था? दोस्तों, हम देखते हैं कि जो चीनी है वो 15 किलो चीनी खरीदी और 50 के भाव से खरीदी, तो इसका टोटल हो गया 15 5 75 750 रुपये। और इसी तरह से जो 20 किलो गेहूँ खरीदे हैं और 75 के भाव से खरीदे हैं,
तो 75, 150, 1500 इसका उत्तर हो गया। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो चीनी के ऊपर 10% का लाभ होता है, यानी कि 10/100। हम इसको काटते हैं तो 1/10। अब इसमें ये तो क्रय मूल्य है और ये लाभ है। यदि हम इस क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं 10 + 1 11, तो ये हो जाता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में जब लाभ को जोड़ा जाता है तो विक्रय मूल्य हमेशा होता है। तो ये 11/10, इसमें ये तो क्रय मूल्य है और ये बेचने के बाद लाभ मिलाकर ये विक्रय मूल्य है। तो हम इसको 11/10 इससे गुणा कर देंगे। और इसी तरह जो 20/, अब इसी तरह से जो 20/100 इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/10। 2/10 को दोबारा से काटेंगे तो 1/5। अब इसमें एक तो लाभ है और 5 क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6/5। इसको हम इससे गुणा कर देंगे 6/5। अब हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया और इसको गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 8, 2, 5। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 300 और 6 6 18 1800। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे 1800 और 825, टोटल हमारा हो जाएगा 2625, यानी कि हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2625। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि माइनस और भाग गणितीय प्रचालन को आपस में बदल दिया जाए तो इसका मान कितना होगा। दोस्तों अब देखिए इसको भी कर लेते हैं। 15 × 4, हमको यह प्लस को प्लस रखना है 15, माइनस और भाग को बदलना है तो इसकी जगह भाग लगा देंगे और गुणा 33 और भाग की जगह -98। ठीक है, देखिए सबसे पहले भाग या गुणा को हल करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस को। ठीक है, ये हम इसको हल करते हैं तो 15 चौक 60, ठीक, प्लस 15/11 गुणा 33 और -98। तो 11 से 3 15 × 3 45, यानी कि 15 × 3 45, 60 ये 45, 60 और 45 105 और 105 में से 98 गए तो उत्तर आ गए 7। तो इसका आंसर बी 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। दोस्तों एक्सोबायोलॉजी जो है बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र में जो जीवन है उससे संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पाई चार्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से पाई चार्ट एक खेत में फलों के पेड़ों के विवरण को दर्शाता है, चार्ट के जवाब दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न, खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन संतरे और केले के पेड़ से कितना अनुपात है। तो देखिए जो चीकू 20% और आम 35%, तो ये तो हो गए। जामुन 10%, 15 केले और ये हो गए 45, और ये हमारे कितने हुए थे 20 और 35 55। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हम 5 से काटेंगे 11 से और ये 9, तो उत्तर आएंगे 11:9। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 11:9। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पाई चार्ट को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखिए आंसर है केले का सेक्टर कौन है। तो केले का कोण कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इनका सबको एक बार टोटल कर लेते हैं। 20 20 40, 40 और 35 75, 75 ये 2500% हो गया, और केले का हमें निकालना है 15, तो टोटल 100 है और ये 15। ठीक, और टोटल जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री होता है, तो ये गुणा 360, 0 से 0, और हम 10 को काट देंगे 2, 5 से काट देंगे तो, और इधर 3,
छत्तीस 36 72 36 108। 108 को 2 से भाग दे देंगे, 108 को इस 2 से भाग दे देंगे तो 5 और 4 54 डिग्री आ जाएगा। और हम देखते कौन से ऑप्शन में 54 डिग्री है। 54 डिग्री ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है, यदि कुल 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं। ठीक है, तो टोटल हमने अभी निकाला था 100 है, 100 960 के बराबर है। तो हमें किसके निकालने हैं, आम के। आम के कितने हैं, 35। अभी बताया मैंने 100 बराबर 960, 100 ठीक। और हम निकालें 35 का, तो एक बराबर कितने हो जाएंगे, 960 बटे 100। और 35 का निकालना है तो हम इसे 35 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया। और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, हासिल 1 और 48। 48 गुणा 7 कर देंगे हम, तो 7 7 7 8 56 का 6, हासिल पाए 5। 7 चौक 28 और 5 33, तो 336। देखते हैं किस में आया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाइयाँ 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 हैं, तो कितनी अधिकतम लंबाइयों द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। मीटर को, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका 126, इसका 198 और इसका 162। हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज्ञात करना अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई के लिए हमें एचसीएफ निकालना होता है, तो एचसीएफ निकालने में ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें 18 सबसे बड़ा है तो इसका भाग दे के देखते हैं। यदि इसका भाग चला जाएगा तीनों में तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। 18 भाग देंगे तो 18 7 126, इसका इसमें भाग देंगे तो 18 एकम 18, हाथ से लेके लगाएंगे 18 एकम 18 और 18 नाम 162, यानी कि 18 से भाग चला गया है तो हमारा उत्तर 18 ही सही हो जाएगा। अगर 18 से भाग नहीं जाता तो इससे जस्ट जो छोटी है 16, उसका भाग दे के देखते, उसका भी नहीं जाता तो 14 का, और छोटी से छोटी का तो अवश्य चला ही जाता, लेकिन 18 का भाग चला गया है इसलिए ये 18 सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दशमलव संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 1 2 3 3 छोड़ के हमको 0 लगाना है, तो 0 0 3 इधर से छोड़ देंगे हम, हो गया। अब इसमें यदि हम इसको हल करते हैं तो 0.02 बटे 3, तो हम इसको भाग देंगे। तो हम इसको आसान बनाने के लिए पहले इन 2 जीरो को नीचे उतार दीजिए, पॉइंट हटाकर इसको भाग देंगे हम 0. इसका भाग देंगे 0.3 छक्की 18 और 3 छक्की 18, ये इस प्रकार से इतने हो जाएंगे। तो अब इसको 2 पॉइंट वापस करेंगे तो 0 पॉइंट, इस 2 इधर खिसकेंगे 0 0 और 6 6, यानी कि इतने हो गए। अब इसको इस प्रकार से भाग देंगे तो इसके आ जाएंगे 0.005, और इसको गुणा करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, लेकिन ये 3 अंक खिसकेगा तो 4 और 3 और खिसका देंगे इसमें 0 0 0, ये सबसे छोटा ये हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। सबसे छोटा हमारा ये है तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि ये संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। दोस्तों हम कौन सी संख्या घटाएं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम भाग दे देते हैं 21 से, तो 21 पंजू 105, बचे 13, हमने उतार दे 4, 21 अभी निकाला 21 पंजू 105, 21 छिक्की 126, 126 इसमें से घटाएंगे तो बचे 8, तो यानी कि यदि इस संख्या में शेषफल बचे 8, यदि इस संख्या में से हम 8 घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वो 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो 1176,
यानी कि 8 घटाने पर हमें वो संख्या प्राप्त होगी, इसलिए उसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष पर्यटन का तात्पर्य क्या है? दोस्तों पर्यटन हम छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं कहीं भी घूमने के लिए वीकेंड पर, तो इसका आंसर देखेंगे तो वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण ये गलत हो जाएगा। केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया को घूमना ये भी गलत हो जाएगा। और मंगल ग्रह तक पहुंचना ये भी गलत हो जाएगा। तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करना ये अंतरिक्ष पर्यटन का तात्पर्य है, तो इसके लिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी इसमें भिन्न ज्ञात करना है तो हमें इनमें से पहचानना है कि जो 3 स्पेलिंग है वो तो एक किसी एक स्पेशल क्षेत्र से रिलेटेड है और एक इसमें से अलग है, ये अलग है। तो अब हम यदि देखें, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इसका रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और ये होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये सब फंड ट्रांसफ़र करने से संबंधित है और ये अलग है इनमें से, तो इसलिए इसको उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिंदु 4-2 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोस्तों हम देखते हैं कि इधर एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस, इसमें एक्स अक्ष प्लस का वाई अक्ष भी प्लस का, इसमें एक्स अक्ष माइनस वाई अक्ष प्लस, इसमें दोनों अक्ष माइनस के, इसमें एक्स अक्ष प्लस का है और वाई अक्ष माइनस का, तो मिलाते हैं प्लस एक्स अक्ष और माइनस का वाई, इसलिए इसका उत्तर जो चौथा चतुर्थांश है ये, इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और ये चौथा, तो चौथे चतुर्थांश में है, तो इसलिए इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉबी इंदु के भाई की बेटी है, इंदु की एक बहन चंदा है और एक भाई गोपाल है, तो बॉबी का गोपाल से क्या रिश्ता है? देखिए बॉबी इंदु के भाई की बेटी है, यानी कि जो इंदु है इसका भाई ये है और इसकी बेटी बॉबी है, और इंदु की एक बहन चंदा है, इंदु की बहन ये चंदा मान लीजिए, और एक भाई, और इसका जो चंदा है इसका एक भाई गोपाल है, तो यानी कि इसका भाई ये, दोनों का भाई एक हो जाएगा, ठीक। और तो भूमि का गोपाल से क्या रिश्ता है? तो ये देखिए ये इसकी बेटी हो जाएगी, इसमें पहले बता रखा है इंदु के भाई की बेटी है, तो चंदा का भाई और इंदु का भाई एक हो जाएगा और इसकी जो बेटी है वो गोपाल की बेटी होगी, तो इसलिए सी उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, श्रृंखला में इस पद को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला पद n है और ये 3, ये 14 नंबर पे आता है और ये 17 नंबर पर, n 14 क्यों 17, अंतर 3 का, और इसमें w और z इनमें भी अंतर 3 का है, तो इसलिए जो इसमें पद आएगा पहला उसमें भी अंतर 3 का हो जाएगा, 17 तो 20, तो 20 नंबर पे क्या आता है t, तो t इनमें से किस में आ रहा है? b में, तो इसलिए आगे देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, b सही हो जाएगा हमारा, b सही हो गया। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट कोड में 1 3 4 का अर्थ है, 1 3 4 का अर्थ है AGE और इसका इतना अर्थ है, तो हमें 0 1 6 9 2 3 का अर्थ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 0 में यहाँ है, जो 0 यहाँ पर है, तो यह 0 R 4 नंबर पे 4 नंबर पे, एक हमें यहाँ मिलेगा A, यहाँ A हो जाएगा, और 6 ये लास्ट में है, तो ये TRAT देखते हैं ये C में मैच हो रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर C सही हो जाएगा। अगला 48 92 194 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इसको HCF ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा हमारा ऑप्शन से जाना सुविधाजनक होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञात करना है तो एक बार सबसे बड़े का भाग देखते हैं, यदि सबसे बड़े का भाग चल जाता है तो वही होगा, उसका नहीं जाता तो उससे छोटे का भाग देंगे। यदि हम इसका 8 का भाग देखते हैं तो 8 पंच 40 और 8 6 48 का चला जाता है, इसमें देंगे 8 एकम 8, यहाँ से लेकर आगे हम 12 नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, हम 6 का भाग देंगे, 6 छंगा 36, 6 7 12 6 48 का चला जाएगा, इसमें भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा 92 में, तो इससे छोटे का 4 का भाग देंगे तो इसका चला जाएगा, इसमें भी 12 बार, इसमें भाग देंगे 92 में 4 का, तो 4 दूनी 8, यहाँ से लेकर लगाएंगे 4 ते 12, इसमें भी चला जाएगा, और इसमें देंगे 4 ते 12
हासिल बची 2, इसको लगाए 4 5 20, तो इसमें चला जाएगा, तो मतलब इसका उत्तर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ए व बी ओ रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, किसी भी वर्ग में रक्त ले सकता है, न सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न सार्वभौमिक देता है। दोस्तों जो ओ रक्त वाला समूह है वो हर किसी को रक्त दे सकता है, और जो ए बी है वो हर किसी से रक्त ले सकता है, तो ये दोनों तो गलत हो गई और सी सही हो जाएगा, किसी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो ए बी सही हो जाएगा। ए बी सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। ठीक है। अगला, यदि एस का मतलब प्लस, एल का मतलब गुणा और यू का मतलब ये हो, के का मतलब माइनस मान लिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हम एस की जगह क्या रख देंगे, +1, और यू की जगह क्या रख देंगे हम, भाग 7, और एल की जगह क्या रख देंगे, गुणा 15, और वापस यू की जगह भाग 6, और एल की जगह क्या रख देंगे, गुणा 14, और के की जगह क्या रख देंगे, -55। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब यदि हम इसको आसान तरीके से लिखें तो इधर 21, हम इसको रंग चेंज कर लेते हैं, 21 + 1 भाग 7 गुणे कितने हैं, 15, और भाग 6, और गुणे 14, और -55, ये हो गई। अब इसको किस प्रकार काटेंगे, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, 30 में 6 का भाग देंगे 5 बार, 5 को जोड़ देंगे 21 में, 21 और 5 26, 26 - 55, और जब इसका आंसर निकालेंगे तो उत्तर आ जाएंगे -29। तो 29 हमारा सी में, तो सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश में फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी अर्जेंटीना सही हो जाएगा। सामान्यतः दोस्तों अर्जेंटीना को फुटबॉल से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका फुटबॉल राष्ट्रीय खेल नहीं है। अर्जेंटीना जो राष्ट्रीय खेल है वो पाटो नाम से है कुछ, तो इसका जो घोड़े की सहायता से खेला जाता है, और बास्केटबॉल जो होती है उसके टाइप का एक खेल है जो घोड़े की सहायता से बॉल को बास्केट में डालकर खेला जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, उत्तर इसका सी अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर खालिस्तान ब्याज देना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसका उत्तर डी, दैनिक आधार पर, ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP खालिस्तान केंद्रित है। दोस्तों इसका उत्तर यदि हमको आता नहीं है तो भी हम इसका कर सकते हैं, थोड़ा सा बस स्मार्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। देखिए हम संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है ये एक वैश्विक संस्था है, और वैश्विक संस्था किसी स्पेशल जो देश है उसके लिए काम नहीं करती, बल्कि पूरे विश्व को एक साथ लेके काम करते, चाहे वो कितने अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ डी में लिखा गया है विकसित देशों पर काम करती है, तो ये विकसित देश नहीं हो सकता, अल्पविकसित ये भी इसके लिए भी नहीं हो सकता, और विकासशील देश ये भी कम देश हैं तो इसके लिए भी नहीं हो सकता, और वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, यानी कि इसमें विश्व के सभी देशों को शामिल किया जाएगा और पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। तो जो वैश्विक संस्था पूरे विश्व को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, तो इसको उत्तर ए सही कर सकते हैं। हमको उत्तर ना हो तो ये भी स्मार्ट ट्रिक का यूज करके इसको उत्तर सही कर सकते हैं, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं और उनमें से भिन्न को चुनें। इसको किस प्रकार करना होता है, तो इसको हम तो सबसे पहले इनको व्यवस्थित करेंगे और इसके बाद चयन करेंगे कौन सा अलग है। तो यदि हम इनमें देखें तो पहला अक्षर, इनको यदि हम व्यवस्थित करें तो सही हो जाएगा NOES, नोज यानी नाक, इसको हम करेंगे WALK, वाक, इसको करेंगे तो NAIL, इसको करेंगे तो HEAD। यदि अब इनमें से हम डिफरेंट को चाहते हैं, देखिए शरीर का एक भाग है ये भी और ये भी, वाल का मतलब चलना होता है, ये अलग हो जाएगा, तो इसको उत्तर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माँ जब 43 वर्ष, माना कि ये माँ 43 वर्ष की है
और दोनों की आयु का अंतर कितना है, 21 वर्ष। यदि इस 43 में से हम 21 को घटा देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है 22, यानी कि 22 साल इस समय पुत्र की आयु है। ठीक है। और जो पिता है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो यानी कि इसमें 3 हम बढ़ा देंगे तो यानी कि 46 साल के इसके पिता हैं। ठीक है। अब इनकी दोनों की आयु का यदि हम अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना आ जाता है, 22 में से बढ़ाएंगे तो 24। ठीक है, 24 दोनों का अंतर है। अब आगे बता रखा है कि जब पिता की आयु 50 वर्ष हो जाती है तो 46 अब और 50 4 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक। और जब इसकी 50 हो जाएगी, 4 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इस बच्चे की भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी आयु, इसकी हो जाएगी 26। और इसका अंतर अब बाद में देखते हैं तो 26 और 50 अंतर वही 24 रहेगा, तो उत्तर डी 24 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1, 2, 3 के अनुपात में वेतन मिलता है और उन्हें वेतन क्रम से 5, 10, 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए, तो हम देखते हैं इसका 1, 2, 3 ये अनुपात है और जो वृद्धि हो रही है 5% की। मान लीजिए पहले 100% है, 5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 105%। तो इसको हम कर देंगे 105/100 से गुणा। इसी तरह इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो इसको गुणा कर देंगे हम 110/100 से। और इसमें भी वृद्धि हो रही है 15% की, तो 100 में 15 बढ़ेंगे 115, इसकी 115/100 से गुणा। तो ये 100 इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। और जब इनको काटेंगे हम तो इसको हम 5 से काट देते हैं, 105 में 5 का भाग देंगे, इसका 21, और इसको 5 से हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसको काटेंगे हम 5 से तो 5 दूनी 10 और हासिल 1 15, 5 या 15, इधर 21 और 22 दूनी 44 और 33 69। तो हम देख सकते हैं 21, 44 और 69 ए, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शहरों का एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है। तो इसका उत्तर ए गुवाहाटी सही हो जाएगा। करंट अफेयर से प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट का दशमलव में मान ज्ञात करें। तो हम देखते हैं यहाँ 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट। ठीक है। अब मेगाबाइट को हम यदि किलोबाइट में बदलेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 किलोबाइट। अब उस किलोबाइट को यदि हम बदलेंगे तो केबी को भी 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1000 बाइट, यानी कि 1000 1000 1000, इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 1000 की क्यूब। दोस्तों लेकिन वो आपको ये भी याद रखना है कि जो कंप्यूटर में होता है 1 GB बराबर 1024 का रेशो चलता है, इसका लगभग 1024 का रेशो चलता है। इसको मतलब दशमलव में लगभग मान ज्ञात करने इसके लिए इसको लगभग 1000 मान लिया जाता है, पास ही मान है इसलिए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा तो रूस, कनाडा, ब्राज़ील और उसके बाद भारत जो 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में है विश्व में, तो ये सबसे छोटा है। बाकी इन सबका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि अब इसका उत्तर देखें तो इसकी जल धारण क्षमता है वो कम होती है। इसी कारण है क्योंकि इसके जो लाल मिट्टी में पानी होता है वो नीचे चला जाता है, जैसे पानी इसके ऊपर भरता है मिट्टी के ऊपर तो इसकी विशेषता होती है कि इसका पानी ऊपर रुकता नहीं है और नीचे रस के चला जाता है, इसके कारण चला जाता है। इसी वजह से यहाँ सूखा मतलब सूखा सूखा होता है इसलिए। ठीक है। अगला प्रश्न, 12,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 20 वर्ष की दर से साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने वाली परिपक्वता मूल्यों में अंतर ज्ञात करना होगा। तो इसे निकालने का आसान तरीका,
तो इसका जो सबसे पहले हम मूलधन देखेंगे, इसका सबसे पहले हम साधारण ब्याज देखेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा समय 2 और गुणा दर 20/100। तो हम इसको देखेंगे 40, तो मतलब मूलधन का 40 जो % है वो तो साधारण ब्याज हो गया। और जो 2 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसका एक सरल फॉर्मूला क्या होता है? x + y + xy/100। ठीक है, तो हम इसके लिए 20 को रख देंगे, जो दर है 20 प्लस y की जगह 20, 40 प्लस xy यानी 20 × 20 400 और बटे दर 100। तो 20 और 20 40 प्लस 400 में 4 का भाग देंगे 4, 44। यानी कि मूलधन का जो 40% है वो तो साधारण ब्याज, और जो मूलधन का 44% है वो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और हम निकालना क्या है? इन दोनों का अंतर। तो 40% और 44% का अंतर कितना है? 4%। यानी कि जो मूलधन का 4% हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है? हमारा मूलधन है 12,500। इसका हम 4% निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 और 125 × 4 500। आंसर हो गया हमारा 500। उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, ये आपको पता है। प्रोटेस्ट मानव शरीर की एक ग्रंथि है, इसके लिए इसका उत्तर ये सही हो जाएगा, बी सही है। अगला प्रश्न, कितने मिलीलीटर में 10 किलोमीटर बनते हैं? इसका उत्तर तो आप देख सकते हैं, डी 10⁻7 आंसर सही होने वाला है। लेकिन इसको हमें निकाल कर देखें तो कितने किलोमीटर में कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? तो 10 किलोमीटर हम लिख लेते हैं इधर, ठीक है। अब इसको हम क्या बदलेंगे? मिलीमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? ये तो 10 तो है ही, और किलोमीटर की जगह हम मीटर रखेंगे तो 10⁻3 मीटर। अब इस मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर में रखें तो 10⁻2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, तो सेंटीमीटर को यदि हम मिलीमीटर में बदलें तो 10 से गुणा कर देंगे, और गुणा 10 इधर लिख देता हूँ, गुणा 10। तो 10⁻1 तो ये है, 2 ये और 3 ये और 1 ये, तो कितने हो गए? 1 2 3 3 6 1 7, 10⁻7। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मेस्ट्रो, वीजा, मास्टर, ये सभी जो क्रेडिट कार्ड का एक के प्रकार है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और मेस्ट्रो कार्ड। और क्रेडिट कार्ड ये खुद अलग हो गया, क्योंकि ये सब तो क्रेडिट कार्ड के ही प्रकार हैं, और ये तो पूरे समूह का एक नाम ही है, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव भी इसी पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। अगला प्रश्न, x = 4 हो तो x³ × x³ - x² - x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर यदि हम निकालें तो x = 4 दिया हुआ है, हम इधर x को एक और कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ, तो x इधर बाहर निकालेंगे और इससे गुणा हो जाएगा तो x⁴ हो जाएंगी। इधर x² - x और -1, x = 4 दे रखा है तो हम इधर मान रखेंगे 4 का रखा है, तो 4 चौक 16 -4 और -1, तो ये हो गया -5, 16 में से 5 गए 11, यानी कि x⁴ और इंटू 11, यानी कि इनमें से जिस संख्या में 11 का भाग जाता है वो संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसका उत्तर निकाल कर देखें तो 11 का जो विभाजकता का नियम यहाँ काम आएगा। तो सम स्थान पर और विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर उनका अंतर निकालते हैं, तो 2 और 1 3 और 8 और 6 14, इन दोनों का यदि अंतर निकालें तो अंतर कितना हो गया? 11। तो 11, यदि अंतर 0 या 11 आता है तो वो विभाजक होती है, तो इसका उत्तर
ये सही हो जाएगा क्योंकि इसका अंतर जो 11 है वो विभाजक है, विभाजित हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, यानी कि एक काम का जो 25% है वो एक दिन में समाप्त करता है, इसको काटेंगे यानी कि 1/4 भाग करता है। b उसी काम का 15% वो जो 12.5% करता है, तो इसको हम काटेंगे तो इधर इधर लगा देंगे 125 अंटा 1/8, यानी कि इसकी क्षमता 1/4 हो गई और इसकी 1/8 हो गई। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसको 8 दूनी 16 कॉमन आ जाएगा और 4 चौक 16, 4 इसका 2, तो 4 2 6/16। अब इसको हम उल्टा कर देंगे 16/6, 6 दूनी 12 पॉइंट बचे 4, 4 की 0 लगी और 6 36, 4 2.66 यानी 2.67, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष खालिस्तान में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया था। ये भी उत्तर यहाँ भी दे रखा है 2013, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने वाला जीका वायरस खालिस्तान द्वारा वहन होता है, तो ये मच्छर के द्वारा वहन होता है, मच्छर के काटने से ये वायरस फैलता है, इसलिए इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइन थीटा 2/3, तो सेक थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो लाल बटे का इसका क्या मान हो जाएगा, लाल बटे के ए, तो लंब बटे कर्ण, और यहाँ मान दिया हुआ है हमें 2/3, तो यानी कि लंब 2 हो जाएगा और कर्ण 3, और हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5 और ए बराबर क्या हो जाएगा, √5, यानी कि आधार ये हो जाएगा। अब हम इनका मान निकाल रहे हैं हमें सेक थीटा, और हम मान जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो हमारा कर्ण क्या आया है, हम जानते हैं कि हमारा कर्ण पहले से 3 दिया हुआ है। ठीक है, और जो आधार आया है, आधार का मान √5 आया है, तो ये तो सेक थीटा का मान हो गया। अब हम कोट थीटा का मान निकालेंगे, हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कितना आया है, √5, और जो एल है, एल हमारा 2 है, तो इसका मान हो जाएगा √5/2। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ी सी त्रुटि ये है कि ये जो इसका मान दिया हुआ है सेक थीटा का, इसमें थोड़ा सा गलत होगा और सही मान 3/√5 होगा, और इसका मान सही है ही कोट थीटा का। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सीधे रखा आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ मैंने बताया कि यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में इस पद को हमें ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं 2 श्रृंखलाएँ बन रही हैं। पहले इस अंक का जो विषम अंक है 1 3, ये जो अंक है एक श्रृंखला ये बन रही है और एक ये बन रही है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ बन रही है, कौन सी बन रही है, दूसरी ये। ठीक है, हम देखें तो ये तो 1 के क्यूब है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ तो 25 हो जाएगा। और यहाँ देखें हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, और आगे 4 का क्यूब है 64, तो यहाँ 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना मान होगा हमारा 27 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका आंसर तो भगत सिंह सही हो जाएगा, डी ऑप्शनों के हिसाब से। लेकिन हम देखें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। ठीक है। और जो मुख्य संस्थापक थे इनमें, एक तो भगत सिंह थे और एक चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरे सचिन सान्याल। ठीक है, सचिंद्र सान्याल थे और सुखदेव। तो ये चार नाम आप याद रखें, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल और भगत सिंह। ये चारों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। आगे से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अभी आप लाइक कर दीजिए। चले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर सन को स्टार कहा जाता है वो मून को क्या कहा जाएगा? आप जानते हैं दोस्त, जो सन ये एक प्रकार का तारा है और मून जो पृथ्वी का उपग्रह है, और उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इसका प्रकार है, सन एक तारा है और मून एक उपग्रह है, उपग्रह को सैटेलाइट। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शाफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए रिक्त स्थान का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर बी टैकोमीटर सही हो जाएगा। तो टैकोमीटर से शाफ्ट का जो आवर्धन गति होती है उसको निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं, ये अभिकथन है और कारण, आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों इसके आधार पर हम सही विकल्प का चयन करें तो ये जो बात लिखी हुई है इसमें, आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं, सही है। और आम मुख्य रूप से भारत में गर्मी में उपलब्ध होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर ये तो सही हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं और दोनों कथन सही है, ये तो होगा। लेकिन अब अपने में से इसमें चयन करना है कि व्याख्या है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, आम मीठे होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन मीठे होने की व्याख्या इसमें नहीं की गई है। तो मीठे क्यों होते हैं इसका कारण थोड़ी पता लग रहा है कि आम मुख्य रूप से गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, ये मीठे होने का कारण थोड़ी है। तो सही व्याख्या नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? दोस्तों इसका उत्तर भी जनवरी 1972 सही हो जाएगा। आपको पता है कि मार्च 1971 में पाकिस्तान जो पूरी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया था विश्व के नक्शे पर, जिसमें भारत ने मदद की थी। तो इस प्रकार 1971 में तो बांग्लादेश का जन्म होता है और जो जनवरी 1972 है इसमें यह स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों अब हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दोनों एक ही मुद्दे से जुड़े हुए हैं। दोनों में ही विश्व के जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो ये सही नहीं हो सकता। अब हम डी को चेक करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता है तो रेगिस्तान भी बढ़ते हैं। अब हम सी को चेक करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र जल स्तर कम होता जा रहा है। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी आएगी समुद्र में आएगी। समुद्र में आने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ना कि कम होगा। अब बचता ऑप्शन बी, हम इसको वैसे से कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़े भी तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी तो निरंतर कम होती जाएगी, इसलिए हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, तो अन्य 2 कौन हैं? दोस्तों आप देखिए, लाला लाजपत राय है। ठीक है, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, जो कि आप ध्यान रखिए इनका जो पंजाब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और जो 1928 में जो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो उसके विरोध के कारण जब इनको विरोध किया तो विरोध में इनके सिर के ऊपर लाठी पड़ी और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हम बाल की बात करें तो बाल का तात्पर्य है विपिन चंद्र पाल से, जो कि बंगाल से संबंध रखते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न, ये अगले हैं पाल और जो हैं विपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, सॉरी हमारा उल्टा हो गया था। तो पाल तो विपिन चंद्र पाल है और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और आप ये याद रखिए, जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनसे संबंधित दो अखबार सामान्यतः एग्जाम में पूछ जाते हैं, एक तो केसरी और एक मराठा। इन दोनों ने इसका संपादन किया है। तो जो केसरी है वो तो मराठी भाषा में है, और जो केसरी है वो तो मराठी भाषा में है, और जो मराठा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, आप ये याद रखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x + 2y = 27, x - 2y = -1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। x + 2y = 27, समीकरण एक तो ऊपर के एक ये नीचे वाले, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये -2y + 2y दोनों कट जाएंगे, और x 2x बराबर 27 में से -1 जाएंगे 26, और x बराबर 13। ठीक है, अब 13 का मान हम इस समीकरण में रखते हैं, x का मान तो 13 यहाँ हो गया, और 13 इस तरफ जाएगा तो -27 - 13, 27 में से 13 जाएंगे 14 बचेंगे, और ये 2y के बराबर है, 2y बराबर 14, तो y बराबर 7 उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, और तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम का मतलब, देखिए अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम बताइए। दोस्तों आप देखिए, तो इनका मैं आपको क्रम बता देता हूँ। जो सबसे पहले होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो फ्रेंच ओपन, ठीक है, उसके बाद विलम्बडन ओपन, और उसके बाद यूएस ओपन। ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर फ्रेंच, ये फ्रांस में, और विलम्बडन ये इंग्लैंड में, ये ब्रिटेन, और यूएस अमेरिका यूएसए में। तो ये 4 होते हैं साल में, सबसे पहले ये होता है, उसके बाद फ्रेंच, विलम्बडन और यूएस। तो अब इनमें देखते तो ऑप्शन जो बी है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेल, फ्रेंच, यूएस, विलम्बडन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 13,500 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 12.5% की दर पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों इसका हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में इसको मान रखेंगे तो 13,500 गुणा 12.5% का मान 1/8 होता है। ठीक है, 1/8, और 2 साल के हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 4, 2 चौक 8, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 × 12, 4 × 12 बचे 3, 4, ठीक है, 4 × 7 = 28, 2, 4 × 5 = 20। ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज को हम सीधे इसमें जो मूलधन है दिया हुआ है 3, 3, 7, 5, 13,500 में हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर 16,875 आ जाएगा, तो उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खालिस्तान के यान से गई थी। दोस्तों इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1995 में जो नासा है, नासा ने जो भारतीय मूल की कल्पना चावला को चुना था अंतरिक्ष में जाने के लिए, और 1997 में जो अंतरिक्ष में मिशन भेजा गया तो उनमें अंतरिक्ष में 1997 में भेजी गई। चुना उन्हें नासा के द्वारा 1995 में गया था, और अंतरिक्ष में 1997 में भेजी गई थी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं तो इनमें से भिन्न शब्द को चुनिए। दोस्तों अब यह ध्यान रखिए, जो बकरी है, बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है, मछली के बच्चे को फ्राई, और डी जो भालू जो हिरण होता है, हिरण के बच्चे को फोन कहा जाता है। लेकिन जो काल्फ होता है वो गाय के बच्चे को कहा जाता है, लेकिन इसे, और यहाँ घोड़ा दिया हुआ है, इसलिए दोनों भिन्न हो गए, इसलिए हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोस 1110 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो हम देखते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं तो कोस, ठीक है। अब हमें यहाँ देख सकते हैं हम 360 डिग्री के गुणज के रूप में ये लगभग किस प्रकार बना सकते हैं हम, 360 गुणा 3, हम देख सकते हैं 1180 हो जाएगा ये, और 1110 है तो 30 यहाँ हो जाएंगे। तो क्या हो गया, तो इसको मान निकालेंगे तो हम इसका मान तो कितना हो जाएगा, 1180 प्लस 30 मान हमारा हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं तो किस प्रकार लिख सकते हैं, कोस एन, और 360 का मान कितना होता है, एन 3 हो गया, और 360 का मान 2 पाई, और प्लस ये थीटा। तो हम जानते हैं कोस एन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, इसका मान कोस थीटा के बराबर ही होता है। तो कोस थीटा यानी कोस 30 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ त्रुटिवश ये 1/2 हो गई है, आंसर इसमें 1/2 दिखा रखा है रेलवे ने, लेकिन आरटीआई के द्वारा जब इनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो इसका उत्तर √3/2 सही मान लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप भी निकाल कर चेक कर सकते हैं, कोस 1110 डिग्री का मान √3/2 ही आएगा, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान निकलेगा और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 ही होता है, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ कथनों के साथ कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथन पढ़ते हम। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह कैंसर के कारणों में से एक है, ठीक है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो हम ये कथन हो गए, तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, धूम्रपान से कैंसर होता है। बिल्कुल देखिए, धूम्रपान हानिकारक है और कैंसर के कारणों में से एक है, तो ये हम सही मान सकते हैं धूम्रपान से कैंसर होता है, ठीक है। और सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया है। और दूसरा निष्कर्ष क्या लिखा है, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम इन दोनों कथनों को पढ़ते हैं तो ये कहीं आपस नहीं होता है कि सरकार ने सिगरेट की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे ये तो स्पष्ट है कि धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ये गलत है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा और ए सही। तो हमारा उत्तर केवल ए तर्क संगत सही है, आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ए 4 नंबर पे आ रहा है, तो ऑप्शन विकल्प में हमको 4 सही होगा विकल्प। अगला प्रश्न हम देखते हैं, SELFIE और LXE इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा फिर इसको। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको एक बार चेक करके देखिए, बड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आप यदि करके देखते हैं तो यहाँ S, L और I, ये जो 3 दिए गए हैं X, Y, B, इनसे हमें मैच करके देखना है, ठीक है। देखिए S में से यदि 7 घटाते हैं हम, S 19 नंबर पे आता है, और 19 में से 7 घटाते हैं तो 12, और 12 नंबर पे L है, ठीक है। और जो विषम अंक 3 सिरे पे आ रहा है L कितने नंबर है पता है, 12 पे, 12 में से 7 घटाते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर पे क्या आ रहा है, I, ठीक है। ये Y I आ रहा है, ठीक, ये L। और इसके बाद ये I को देखते हैं, I कितने नंबर पे पता है, 9 नंबर पे, 9 नंबर में से 7 जाएंगे तो 2, ठीक है। और B 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो विषम अंक पर हैं उनमें से 7 घट रहा है। इसी तरह हम P में से हम 7 घटाते हैं, P 16 नंबर पे आता है, 16 में से 7 घटाए तो 9, और 9 नंबर पे क्या आता है, I, तो एक I। अब हम Y को चेक करते हैं, Y कितने नंबर पे आता है, 25, सॉरी मिट गया है, Y कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, ठीक है। तो 25 में से कितने गए, 7, तो बचे 18, ठीक है। और 18 नंबर पे क्या आता है हमारा, 18 नंबर पे आता है R, तो R यानी कि I और R। इसी तरह जो I है, I आता है 9 नंबर पे, इसमें से 7 घटेंगे, उत्तर आएंगे 2, और 2 नंबर पे क्या आता है, B, तो इसमें B इनमें है। लेकिन अभी एक और अगले को चेक करना है ये, ठीक है। अब हम इधर चेक करके देखते हैं,
तो ई कितने नंबर पे है? 5 पे। ठीक, इसमें से 7 गए 2, 5 में 7 गए तो देखिए 5 तो ये कट गई और बाकी 26 से कटेंगे, 26 25। ठीक है, उत्तर है 24। 24 नंबर पे क्या आता है? एक्स। ठीक, तो इधर एक्स हो गया, मतलब 7 कट रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी हम इसमें से घटाएंगे 7, तो सी 3 तो ये गए और 4 उधर से घटेंगे पीछे से, 26 25 24 और 23। ठीक, ठीक है, और देखिए तक घट जाएंगे तो 22। तो 22 नंबर पे क्या आता है? वी। तो इसलिए ये उत्तर और निष्कर्ष तौर पर ये सही हो जाएगा। तो बड़ा ही लेंथी प्रश्न था ये, थोड़ा बहुत टाइम लेके जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्र का अध्ययन करें और आधारित सवालों को जवाब दीजिए, ये पसंद है। तो प्रश्न को हम देखते हैं। तो यहाँ जो आयत देखा है ये वाइट, वृत्त ब्लैक और ब्राउन कैप्सूल टाइप में। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। अब इसको दिखाऊं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितने बच्चों को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद है लेकिन काला पसंद नहीं है? कितने बच्चों को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद है? ठीक है, तो आप देखिए भूरा और सफ़ेद, भूरा और सफ़ेद किस में दोनों में कॉमन आ रहा है? वाइट और ये, यानी इसमें और इसमें जो कैप्सूल दोनों में आना चाहिए, कैप्सूल और ये। तो कैप्सूल ये रहा और ये, इन दोनों कॉमन कितना है? 50। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन काला पसंद नहीं है। तो काला पसंद नहीं है तो वृत्त के बाहर ही बाहर आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो पसंद है, तो इसके बाहर इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, इसके लिए इसका उत्तर कुछ नहीं होगा, तो कोई नहीं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से देखिए। बच्चों के रंग के, बच्चों को भी तो प्रश्न पढ़े लिया आपने, प्रश्न नीचे पढ़िए इसको। जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है उनसे क्या अनुपात है? जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, तो काला आप देखिए सर्कल के अंदर है, तो सर्कल से बाहर के जितने भी उनको योग कर लीजिए। सर्कल के बाहर ये 100 20 और 30, तो इनका उत्तर कितना हो गया? 120 और 30 जोड़ देंगे 150। अब ये मिटन जाएगा, मैं अब नीचे दिखाऊंगा तब याद रखिए, इनका तो 150 हो गया। ठीक है, और जो जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है, ठीक है, तो काला और सफ़ेद यानी कि आयत और वृत्त के अंदर कौन कौन है जिनको काला और सफ़ेद पसंद है? आयत के अंदर देखिए आप कौन कौन से हैं। देखिए ये 30 और 20, ये दोनों इन दोनों का कॉमन है, लेकिन कॉमन तो 50 भी है, लेकिन इसको हम क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये ब्राउन में भी आ रहा है और हमें सिर्फ पूछा है कि सिर्फ काला और सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, काला और सफ़ेद दोनों 20 और 30, तो 20 और 30 50, तो हमारा पहले कितना था? 150, 150 अनुपात 50, 50 से काटेंगे 50 में 50, 50 दिया, तो अनुपात 3 अनुपात 1, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को भूरा पसंद है उनका जिन बच्चों को काला पसंद है उनसे अनुपात। तो देखिए भूरा पसंद, तो भूरा किस में है? कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल में कितने हो गए? तो भूरा देखिए भूरा है कैप्सूल में, तो कैप्सूल में हम गिन के देखते हैं, तो कैप्सूल में कितने हो जाते हैं? 30 50 और 20, तो 50 30 80 20 100। ठीक है, 100। ये पूछ रहा है कि ब्राउन भूरा भूरे भूरे में, तो इसमें सारे शामिल होंगे। ठीक है, और दूसरा काले, तो काले के अंदर हम गिन के देखते हैं, 50 30 80 100 5 5 10 और ये इन सबको जोड़ देंगे 120, तो इनका अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 गए, 5 दूनी 2 पंजू 10 और 2 छः 12, तो 5 अनुपात 6 आंसर हो जाएगा हमारा सही। और देखते हैं 5 अनुपात 6 डी आंसर। ठीक है, और डी कौन से हमारा है? 3 में, तो 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गैलन आयतन को माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर सी सही हो जाएगा।
सी तीसरे में, तो तीसरे को आपको क्लिक सही करना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, त्रिनतन की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों देखिए, जो त्रिनतन की अवधारणा है वो जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी। जो जैन धर्म है उसमें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीनों आते हैं। तो ये दो से आंसर सही हो जाते हैं इसके, इसलिए रेलवे ने इसे कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आप ये याद रखिए, त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से भी। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है SWET स्वीट, इसको XAHE लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, आप देखिए, एस में हम 5 की वृद्धि कर देते हैं तो X। ठीक है, और W और A, अब देखिए A कितने नंबर पर है? UVW, तो W 23 नंबर पे। ठीक है, और 23 में हम अगर 4 की वृद्धि करते हैं तो 27, तो 26 तक Z हो गया, उसके बाद A, यानी कि इसमें 4 की वृद्धि हुई है। इसी तरह से हम अगले तीसरे नंबर पे देखेंगे तो E कितने 5 नंबर पे आता है, 5 और 3 8। ठीक है, तो इसमें 3 की, यानी कि पहले 5 की वृद्धि हुई है, फिर 4 की, फिर 3 की। और इसी तरह से इसमें देखेंगे तो EFG, इसमें 2 की, और TU, ठीक, इसमें 1 की। 5 4 3 2 1 की वृद्धि हुई। इसी तरह से इसमें बढ़ा देंगे, ये तो H में 5 जोड़ देंगे तो M, इसमें 4 जोड़ देंगे तो S, R में 3 जोड़ देंगे तो U, S में 2 U, और E में 1 जोड़ते F। तो हमारा आंसर MSUUF, D सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सही हो जाएगा। तो जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है वो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 9 5 8 9 9 7 8 9 का माध्यिका, बहुलक और माध्य ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद 7 आ रहा है, और 8 देखते हैं 3 बार आ रहा है, तो इसको 8 को 3 बार लिख देंगे। और उसके बाद 9 4 बार आ रहे हैं। ठीक है, 9 4 बार आ रहे हैं। ठीक, हम इनको गिनते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक आ रहे हैं। तो 9 क्या है, विषम है। तो विषम जब आ रहे हों जो, ठीक है, तो इनमें 1 जोड़ देते हैं 10, और उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो 10 5। ठीक है, तो जो 5 नंबर पे है वो इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे 8 आ रहा है, तो 8 क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक, तो माध्यिका तो हो गई 8। और बहुलक, बहुलक क्या होता है, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है, जो सर्वाधिक बार आ रहा होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ 8 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 9 4 बार है, तो सर्वाधिक बार 9 आ रहा है, तो 9 क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, और जो माध्य निकालेंगे हम, तो माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ेंगे, वो जो प्रेक्षण की संख्या जितनी है उनका उतने का भाग दे देंगे। तो हम इनको सबको जोड़ के देखते हैं, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 9 31, 31 और 9 40, 40 और 7 47, 47 8 55, 55 और 9 64, 64 और 8 72। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 72। अब 72 और प्रेक्षण कितने थे, 9, 9 का भाग दे देंगे, 9 अंठा 72। ठीक है, तो हमारे जो माध्य कितने आई थी, 8, और हमारा जो बहुलक कितना हुआ, 9, और ये 8, तो कितना, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। दोस्तों अगला प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय, जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? दोस्तों आपको पता है हीराकुंड जो उड़ीसा में महानदी है उसके ऊपर बनाया गया है, तो इसमें उत्तर सी सही हो जाएगा। और सी पहले में, तो पहले आपको सही करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई जोड़ी के समान रूप में अलग संबंध दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। तो ठीक है, तो इसका आंसर 2 सी सही होगा, एसर्ट हाइड। देखते हैं किस प्रकार से सही होगा। देखिए, जो क्रूड का मीन्स होता है वो होता है अपरिष्कृत, और रो मीन्स कच्चा माल होता है, तो मतलब दोनों सिनोनिम है आपस में। तो इसी प्रकार आइसोलेशन और सेपरेशन, पृथक रखना। ठीक है, तो ये आपस में सिनोनिम है। इसी तरह ये दोनों भी आपस में सिनोनिम है। और स्टॉप और कॉन्क्लूड, ये भी आपस में सिनोनिम है, यानी समानार्थी शब्द है। और एसर्ट और हाइड है, इनमें हाइड मतलब छिपा हुआ, और एसर्ट दृढ़तापूर्वक निकल कर बाहर आना।
तो मतलब ये दोनों विलोम हो गए आपस में, तो ये दोनों भिन्न है। ठीक है, इसलिए सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है और मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी बनी है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देखिए 125 मीटर मान लीजिए ये है लंबाई मैदान की, और 75 मीटर चौड़ाई है, और 3 मीटर चौड़ी क्या बनी है, पैदल पट्टी। तो मान लीजिए 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी ये इसके बीच में बनी हुई है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3, और हमें क्षेत्रफल इस पट्टी के बिना ज्ञात करना है। ये मैदान हो गया बीच, इसके बिना ज्ञात करना है, मतलब ये पूरी 75 की है और 3 ये है, तो 3 इसमें घटा देंगे तो ये और ये, इनका योग कितना होगा, 72। 75 में से 3 जाएंगे तो 72, तो 72 तो चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई 125। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 125 गुना 72, और इसको गुना करके निकालेंगे तो हमारा उत्तर 9000 आ जाएगा, और हमारा उत्तर भी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस दृष्टि को क्या कहते हैं। तो निकट में जब वस्तु देख पाई, मतलब दूर की नहीं दिखाई देती, तो उसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में केवल निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें इसका विपरीत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 616 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको अब सोल्व करें तो ये 7 तो हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 22 का भाग देंगे तो 22 दूनी 44। ठीक, अब और शेष बचे कितने, 17 हाजिर लगी, 6 176 और 22 अंटा 176 28 हो गई। ठीक है, मतलब आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7। अब इसको निकालेंगे किस तरीके से, हम देखिए मैं बताता हूँ अभी। ये आर स्क्वायर बराबर कितना है हमारा, 28 गुना 7। 28 को हम क्या लिख देंगे, 4 7 तो 28 गुना 7, तो ये तो 7 स्क्वायर और ये 2 की स्क्वायर। ठीक है, 7 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 2 ये 2 7 ये 7 दूनी 14, यानी आर बराबर 14। और हमारा क्या निकाला है, व्यास, तो व्यास इसका दोगुना हो जाएगा 28, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, तो देखिए x की पावर 5 भाग x की पावर 4 है, तो इनमें से अब आपको पता है जो भाग में पावर घट जाती हैं, तो 5 में से 4 जाएंगी, x की पावर 5 माइनस 4, तो क्या बचेगा, x की पावर 1, तो हम इसी को x की पावर 1 लिखते हैं, x की पावर 3 और भाग x, और अब इस ये गुणा में है तो गुणा हो जाएंगे, 3 एकम 3, यानी कि x की पावर 3 भाग x, और वापस भाग में यहाँ पावर 1 है, तो x की पावर 3 में से 1 जाएगी तो 2 बच जाएंगी, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2। आंसर हमारा 20 से हो जाएगा, x की पावर 2। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई, यदि ये छूट 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें देखते हैं कि माने कि उसके ऊपर कितने मूल्य 100% है, तो उसके ऊपर छूट कितनी दी गई है, 20% की, यानी कि इसके ऊपर 20% छूट दी गई तो 80%, तो 80% कितने दे रखा है, 2400। ठीक है, इसको हम काटेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो 8 दिया 24 तो 30, यानी कि 1% बराबर 30 मान आ गया। तो इसने क्या किया, यदि छूट 25% होती, यानी कि 100 में से 25 गए तो 75, यानी कि 75% पे वो वस्तु बिच गई, तो 75%, अब मैंने 1 का मान कितना निकाला है, 40, वो सॉरी 30, तो इसको 30 से गुना कर देंगे, तो 75 गुना 30, तो मान कितना आ जाएगा, 0, 5 15 का 5 हासिल पाई 1, और 7 21 1 22, यानी 2250 हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर ए 2250 है, तो उत्तर ए 2250 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। दोस्तों एसी धारा को डीसी धारा के अंदर रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, इसलिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, रेक्टिफायर। ठीक है, अगला प्रश्न,
इनमें से भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो भिन्न को ज्ञात करें मैं देख NaCl एक यौगिक, ये भी एक यौगिक है और H2 भी एक यौगिक है, लेकिन ये एक सिर्फ एक तत्व है, इसलिए ये डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में डी है, तो आंसर एक को क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है 97 गुणा 97 इसका मान, इसको तो हम सीधा निकाल सकते हैं। 97 गुणा 97 और 7 7 49 का 9 हासिल पाई 4, 9 7 63 और 4 67, और इधर गुणा का निशान, 9 7 63 का 3 हासिल पाई 6, 9 9 81 6 87। अब इसको जोड़ देंगे 9 7 और 3 10 के ऊपर हासिल पाई 1 7 और 6 13 और 1 14 चौका हासिल पाई 1 और 8 और 1 9, तो 94 09, उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC तीनों राज्यों की एक निश्चित राशि 2 3 4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हो तो बी का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए, सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिलते हैं, अनुपात में देखते हैं तो एक अनुपात है 2 और सी का 4, तो 4 है। तो सी को कितना अधिक मिले थे, इससे अधिक कितने 2, मतलब सी को 2 अधिक मिले हैं, तो 2 अनुपात 2 है और अधिक, और राशि कितनी की इसके 400 करोड़, 400 करोड़, ठीक है। तो एक अनुपात कितना आ जाएगा इसका 200 करोड़, एक अनुपात 200 करोड़ आ गया। मान हमें निकलवा रहा है बी का, तो बी का मान कितना है अनुपात 3। जब एक अनुपात 200 करोड़ है तो 3 अनुपात कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 600 करोड़, तो 600 करोड़ हमारा बी सी में उत्तर है, तो सी हमारा सही हो जाएगा, और सी ऑप्शन 2 इसको हम क्लिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नई MS एक्सेल वर्कशीट, नई एम एक्स एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों नई जो MX वर्कशीट होती है उसमें 16,384 स्तंभों की संख्या होती है, लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी नहीं दिया गया है, इसलिए बाद में रेलवे द्वारा इसमें रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये रिजेक्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है और टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। दोस्तों तो इसमें टैंक को 130 30 मिनट में भरा जा सकता है, तो इसकी क्षमता मतलब 1/30 और खाली कितना कर सकता है 90 मिनट में, तो -1/90। हम इसका जो एलसीएम लेंगे तो 180 और इसमें 6 -90 दूनी 2 180, तो इसमें घटाएंगे 4/180, 4/180 काटेंगे 2/90, ये तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे 90/2, यानी मिनट 45 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर 45 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1606 में की गई थी, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसको प्राप्त है। दोस्तों हम जानते हैं कि वैधानिक जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए जो वैधानिक सत्ता का अधिकार वो संसद के पास है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। देखिए ये डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार बी की गति कार ए की गति से आधी है, यानी कि इसकी गति आधी है, ए की गति 2 है तो बी की गति 1 है। यदि कार ए को 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो ए की गति है और ये बी की। ये हम देखते हैं ए 1.5 घंटे में यानी 3/2 में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम इसका एक अनुपात निकालेंगे तो 2 तो ऊपर गुना ये 2 और ये नीचे 3 से भाग देंगे तो 40 और 40 दूनी 120 80, यानी ए की जो गति है वो तो 80, तो इसका आधा है तो आधा कितनी हो जाएगी 40 80 की आधी 40, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा 40। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 45 रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ राशि कितनी थी, ठीक है। तो देखते हैं ये 12.5% का अनुपात कितना होता है 1/8, ये तो क्या हो गया क्रय मूल्य और ये ऊपर लाभ होता है, ठीक है। जब क्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना है तो क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 9 है और क्रय मूल्य इसका 8, तो ये 9 जो अनुपात है किसके बराबर दे रखा है विक्रय मूल्य इतने, तो इसको भाग देंगे 9 × 5 = 45 यानी 500,
1:500 और लाभ राशि कितनी है, तो लाभ हमारा 1 था, 1:500 उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों जो एंड्रॉयड है, बाडा है और सिम्बियन है, ये तीनों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एंड्रॉयड है उसकी जो स्थापना की थी वो किसने, एंडो रूबिन ने की थी, एंडो रूबिन के द्वारा की गई थी। और जो बाडा है वो सैमसंग के द्वारा स्थापित किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा 1998 में बनाया गया था। और जो डोस है ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर और ये तीनों मोबाइल से संबंधित है और ये कंप्यूटर संबंधित है, इसलिए ये सी अलग हो जाएगा हमारा और सी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पेपर कैसा लगा ये आप कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।